हेलो दोस्तों, इतने सारे रेगुलेशंस, इतने सारे लॉज होने के बावजूद भी अभी भी रैगिंग एक बहुत कॉमन फेनोमेना है, स्पेशली मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हो। ऐसा नहीं है कि बाकी इंस्टीट्यूशंस में नहीं देखा जाता, बट ज़्यादा प्रोमिनेंटली इन दो इंस्टीट्यूशन में देखा जाता है। और उसी कड़ी में एक केस निकल के आता है जहाँ पे एक गुजरात मेडिकल स्टूडेंट जो है, वहाँ पे कुछ सीनियर्स पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि उनकी रैगिंग की वजह से एक स्टूडेंट जो कि सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट जेजदा विलेज से बिलोंग करता था, जिसका नाम था अनिल नटवर भाई मेथानिया, उसकी डेथ हो जाती है। तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि एक मेडिकल स्टूडेंट रैगिंग की वजह से अपना जान गंवा देता है। अब हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि ये इंसिडेंट किस तरीके से हुए, राइट, और किस तरीके से ये ऐसी रैगिंग की प्रक्रियाएं होती हैं कॉलेजेस के अंदर, और अभी भी क्यों रैगिंग हो रही है और रैगिंग जरूरी क्यों है। मतलब कि अभी भी रैगिंग फेनोमेना क्यों प्रेवलेंट है, अभी भी क्यों चला आ रहा है, ऐसा क्या रीजंस हैं? जब रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, सब कुछ है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कदम लिए हैं, क्या स्टेटस है, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडेंस दी हैं, और या फिर हमारे पास में कौन कौन से ऐसे एक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि कोशिश करते हैं, कर्ब करते हैं रैगिंग को, राइट। तो मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो पहले इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ फैक्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के डेटा की बात करेंगे तो हर साल लगभग 2023 की बात कर रहा हूं, हर साल लगभग 4000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। और आपको पता है जिस तरीके से रैगिंग अनरिपोर्टेड है, अनचेक्ड है, यह नंबर काफी कम है, राइट। और अगर मैं दूसरे डेटा की बात करूं तो लगभग हर साल 1000 लोग या फिर 1000 स्टूडेंट अपनी जान गंवाते हैं सिर्फ रैगिंग की वजह से, राइट। तो आप देख सकते हैं कि रैगिंग कितना बड़ा एक मीनस होता जा रहा है हमारी सोसाइटी के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस केस में हुआ क्या। अनिल नटवर भाई मेथानिया जो कि सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट जेजदा विलेज से बिलोंग करते हैं, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे किस कॉलेज के? GREMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि धारापुर पाटन के अंदर है, राइट। ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये लोकेटेड है। अब होता यह है कि इन लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो सीनियर्स हैं, जो सेकंड और थर्ड ईयर सीनियर्स हैं, स्पेशली कहा जा रहा है कि थर्ड ईयर सीनियर्स हैं, लगभग अराउंड 15 लोग जिनके खिलाफ FIR कंप्लेंट रजिस्टर की गई है कि दीज सीनियर्स वर इन्वॉल्व इन दिस रैगिंग। तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कम्युनिकेट किया जाता है कि जो सेकंड फ्लोर है उसका एक कॉमन एरिया है, वहां पे आपको गैदर होना है, वहां पे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। तो जनरली ऐसा कॉलेजेस में होता है, जब इंट्रोडक्शन होता है तो वहां पे वो आते हैं। लेकिन होता यह है कि उनको फोर्सफुली बोला जाता है कि आप गाएं, फोर्सफुली डांस कराने के लिए बोला जाता है, साथ साथ में वर्बली अब्यूज भी किया जाता है लगभग 3 घंटे के लिए, और वहां पे उन्हें खड़ा रखा जाता है। और उस वजह से होता क्या है कि जो अनिल जो पटेल हैं, वो लगभग 12:30 के बाद, क्योंकि ये घटना जो है वो 8:30-9 बजे से चलती है और 3-3.5 घंटे तक उनको रखा जाता है, और 12:30 बजे वो क्या है, वो डीजी फील करते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ये पाया जाता है कि वो मर चुके हैं, राइट। इस तरीके से घटना होती है। और उसके बाद में हर एक कॉलेज में, जैसा आपको पता है कि एंटी रैगिंग कमिटीज को एस्टैब्लिश किया गया है अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइंस। तो वो इस इन्वेस्टिगेशन और उसकी छानबीन करती हैं और उसके तहत ये पाती हैं कि ये 15 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जो है इंसिडेंट हुआ। और उसमें काफ़ी विटनेसेस होते हैं, काफ़ी ऑब्जर्वेशन करी जाती हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके रिटर्न स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, और उसके बाद में इमीडिएटली जो वहाँ के डीन होते हैं वो पुलिस को, गुजरात पुलिस जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बाद में FIR रजिस्टर की जाती है, राइट। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो कंप्लेंट है उसमें यही कहा जाता है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट है उनको बुलाया जाता है कॉमन एरिया में, उनसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है, बट कहीं ना कहीं वो इंट्रोडक्शन एक रैगिंग का फॉर्म ले लेती है। आगे जानने से पहले कि उनके कजन ने क्या कहा और आगे ये कमिटीज क्या कर रही हैं, क्या रिस्पॉन्स, और जो मैंने बोला आपको कि क्या क्या प्रोविजंस अवेलेबल हैं, यूपी अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सिविल सर्विसेज की चैंपियनशिप, जो कि एक स्कॉलरशिप इवेंट है, जो कि 24 नवंबर को होने वाला है 11 से 5 बजे, और यहाँ पे 90% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता यह है, अब ये पूरा इंसिडेंट मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसे गुजरात मेडिकल स्टूडेंट की डेथ होती है, उसका कारण क्या है, किस तरीके से वहां की एंटी रैगिंग कमिटी इनिशिएटिव लेती है, स्टेप्स लेती है, पुलिस क्या कर रही है। धर्मेंद्र मेथानिया जो कि उन्हीं के कजन हैं, उन्हीं को उनके अंकल की तरफ से फोन आता है कि अनिल जो है वो अनकॉन्शियस है, और जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि वो डेड हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी उनका पोस्टमार्टम हो रहा है।
और उस वजह से ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें छानबीन होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अनिल नटवर भाई जो थे वो अकेले थे, उनके साथ में बहुत ग्रुप थे, लगभग बोले जा रहे हैं कि 10 लोग ऐसे थे जो वहां पे थे, और वही ये चीज कहते हैं। जब कंप्लेंट में आप देखेंगे जो एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें भी ये चीज कही जाती है, और जब डीन ने भी जब स्टेटमेंट लिए, जब विटनेसेस को पूछा, तो यही चीज निकल के सामने आई। अब एंटी रैगिंग कमेटी ने क्या किया है, जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड कर दिया, गुजरात पुलिस को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट किया, और जो गुजरात पुलिस है जहां के पाटन एसपी हैं डॉक्टर रविंद्र पटेल, वो ये कहते हैं कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को रजिस्टर कर लिया है, हम एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट की जो वेट कर रहे हैं, जो कि एकदम क्या नाम है कॉम्प्रहेंसिव जो रिपोर्ट आएगी उसकी वेट करेंगे, और जितना हो सके वी विल टेक द रिक्वायर्ड एक्शन बेस्ड ऑन इट। अब बात आती है जो भी अक्यूज हैं, जिन पे भी एलिगेशन लगाए गए हैं, उनको किसके तहत बुक किया गया है। तो बुक किया गया है जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड को, तो सेक्शन 105 के तहत, जिसे कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत किया गया है। अब आपको समझना पड़ेगा, कल्पेबल होमोसाइड का मतलब ऐसा है, एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से एक ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई पर्सन की डेथ हुई है, बट वहां पे इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, मर्डर का नहीं था, और वो कौन से ऐसे एक्शंस की वजह से जो कि रॉन्गफुल हो और नेग्लिजेंट एक्शंस ऐसे लिए गए हों। मर्डर में आपका इंटेंशन होता है, लेकिन कल्पेबल होमोसाइड में आपका इंटेंशन मर्डर नहीं होता, बस वो इंटेंशन का ही डिफरेंस है, राइट। फिर 127 क्लॉज 2 के साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आपने रॉन्गफुली उनको खड़ा रखा वहां पे, फिर उसके बाद में अनलॉफुल आपने असेंबली करी, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 12:30 के आसपास ये सारी चीजें हो जाती हैं। और जो पुलिस की कंप्लेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट रहे हैं, उन्होंने एंटी रैगिंग कमेटी को कन्वीन कर दिया था, और जो कमेटी है उन्होंने अपने स्टेप्स ले लिए, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले इस पूरे इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि रैगिंग होती ही क्यों है। तो पहला रैगिंग का कारण यह है कि जिस तरीके से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रखा है सीनियर और जूनियर का, तो वहां पे ऐसा लगता है कि सीनियर को एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फील होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है रैगिंग के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पता है कि जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, वो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटेंस आपको फोकस रखना पड़ता है, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं रैगिंग के फॉर्म में वेंट आउट होती है। तीसरा, जो लोगों की रैगिंग होती है वो इतने फियर में रहते हैं कि वो रिटेलिएट ही नहीं कर पाते, या तो वो अवेयर नहीं है जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स बने हुए हैं, जो भी एक्ट्स हैं उनके खिलाफ, उनके तहत उनको पता ही नहीं कि ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, और फिर उनको लगता है कि हमें तो यहाँ पे 5-5.5 साल बिताने, नहीं तो हमारे बुली होगी, हमें बुली किया जाएगा, ठीक है, फिर हमारा सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो फिट इन होने के चक्कर में रैगिंग करवा लेते हैं। और अगला एक और कारण है कि कमराडरी एस्टेब्लिश करने के लिए सीनियर्स को लगता है कि रैगिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं जूनियर्स के साथ में अपनी एक कमराडरी, एक बॉन्ड बना सकता हूं, बट कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है। ये सारे कारण है रैगिंग के। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट 2001 के अंदर एक वर्डिक्ट पास करता है, जिसमें कि एक गाइडलाइंस पास की जाती है सारे इंस्टीट्यूशन को कि आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसी के तहत क्या होता है, एक रैगिंग प्रिवेंशन एक्ट आता है, जिसमें कि कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अगर आप रैगिंग करते हुए पाए गए तो आपको एक्सपेल किया जा सकता है यूनिवर्सिटी से, आपको इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है अप टू 2 ईयर्स, या फिर आप पे फाइन लगाया जा सकता है 10 साल का, या फिर आपके बाकी पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं, आपकी जो डिग्री है उसको भी रद्द किया जा सकता है, राइट। और ऐसे ही यूजीसी रेगुलेशंस लेके आता है ना, जिसमें आपको एंटी रैगिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, आपको एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बनाने पड़ेंगे, जैसे वो उसमें एंटी रैगिंग स्क्वाड्स का मतलब ऐसी फैकल्टीज, ऐसे सीनियर्स जिनको इन्वॉल्व किया गया इस स्क्वाड के अंदर, जो कि पेट्रोलिंग करेंगे पूरे कॉलेज के अंदर, देखेंगे कि कहीं ना कहीं रैगिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये रोल होना चाहिए कि पहली चीज एंटी रैगिंग लॉस को कंप्लाई करे, बच्चों को बताए कि रैगिंग रियल में होता क्या है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। दूसरा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर होता है तो उन्हें सीरियसली इमीडिएटली ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, राइट। जब मैं बात कर रहा हूं इनकी, आप एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बनाइए, आप ओरिएंटेशन सेशंस लीजिए जिसमें आप अवेयर करवाइए लोगों को कि हमारे पास में ये हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, हमारे पास में ये रूल्स और रेगुलेशंस अवेलेबल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको काउंसलिंग सर्विसेज, साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल करानी चाहिए, वो इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा ऐसे रैगिंग से इफेक्ट हुआ है तो कैसे वो रिकवर हो सकता है, रिहैबिलिटेट उसको किया जा सकता है, राइट। तो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि रैगिंग आपको सिर्फ मेडिकली नहीं, आपको साइकोलॉजिकली भी इंपैक्ट करता है, आपको इमोशनली भी इंपैक्ट करता है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन सकता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए फॉर लाइफ टाइम। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम ये सारे स्टेप्स लें, हम लोगों को अवेयर कराएं, और ये मेरा वीडियो उसी तरफ है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय मुझे दिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है।
और जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में एलिवेट कर रहे हैं, आपको लगता है किसी और की लाइफ में एलिवेट कर सकते हैं, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर।